हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाथी गुम्बा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और खारवेल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगी में 7,826 लोग हैं जो तरंगों से संगठित है। तरंगों की संख्या है 4 है, 10 है, 12 है, 8 है। तो तरंगों की संख्या जो है 8 है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय था 1518 ईस्वी, 629 ईस्वी, 642 ईस्वी, 817 ईस्वी। तो ये जो है चीनी यात्री सुंगयुन, ये जो है भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा, ये 518 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आब्दीन ने कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था? मंजूल बहरीन, दस्ताने कश्मीर, बिहरूल असमार और इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा, बिहरूल असमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव, कामदिकीय नीति शास्त्र और नीति शतकम। आंसर हो जाएगा आपका कामदिकीय नीति शास्त्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त तीर्थ को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त मौर्य को। आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस कहा गया था, जो कि यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम और कान्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपको सुमेलित करना है, मतलब कि सही सुमेलित करना है। क्या सही है, क्या आपका गलत है? तो कुमारगुप्त का जो है प्रथम, इसका मंदसौर अभिलेख ही होगा। स्कंदगुप्त का चूनागढ़ अभिलेख होगा। ठीक है, और यानी पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और ईशान वर्मा का हरा अभिलेख होगा। हुस्क का मथुरा अभिलेख होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मधुबन अभिलेख और माणिक्याला अभिलेख, मथुरा अभिलेख, प्रोश अभिलेख। तो कनिष्क की जानकारी जो है हमें कौन सी अभिलेख से होती है? तो माणिक्य अभिलेख से होती है, आंसर बी हो जाएगा हमारा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? बांसखेड़ा या मधुबन, हस्तीन एवं संक्षेप, पुंडरू का ताम्रपत्र और इंदौर ताम्रपत्र। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, हस्तीन एवं संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नागार है, धार्मिक जीवन है, नगर नियोजन है, अन्नागार है। आंसर क्या होगा हमारा? हमारा करेक्ट आंसर आंसर सी हो जाएगा, नगर नियोजन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जो है ये आपका नगर नियोजन है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास, रागी और यो। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है रागी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ऋषि की सभ्यता और चीन की सभ्यता। आंसर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और मातृ देवी। तो ये लोग जो है मातृ देवी का पूजा करते थे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु घाटी था, हड़प्पा था, मेलुहा था, से और सिंधेव था।
आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेलुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में और ताम्रकांस्य युग में। तो सबसे पहले जो है कृषि नवपाषाण काल में सीखा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा जो है ये आपका कौन नदी पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये चिनाब नदी पे स्थित है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैशोन थे, दयाराम साहनी थे, डॉक्टर व्हीलर थे और एम.एस. वॉट्स थे। तो सबसे पहले किसने देखा था? तो चार्ल्स मैशोन ने देखा था। ठीक है, चार्ल्स मैशोन हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर, जे पी जोशी और एम.एस. वॉट्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है? नर्मदा, भीमा, भोगो और ताप्ती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा नदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्वधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? मृद भांड, मृद मृत्तिकाएँ, ईंटें और प्रतिमाएं। आंसर क्या हो जाएगा? ईंटें हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का समुच्चय क्षेत्र है? एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक दस्ताने कश्मीर है, एक टेढ़ी मेढ़ी क्षेत्र है, एक त्रिकोणा क्षेत्र है। तो हड़प्पा संस्कृति का समुच्चय क्षेत्र जो है ये आपका त्रिकोणा क्षेत्र है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, रोपड़ से और रंगपुर में। तो हल जोतने का साक्ष्य जो है सबसे पहले कालीबंगा से प्राप्त होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बराबर पहाड़ी गुहा अभिलेख, नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, अशोक का चूनागढ़ शिला अभिलेख और रुद्रदामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कलिंग, जोगोड़, दक्षिणापथ श्रवणगिरी, अवंतीराज उज्जैन, उत्तरापथ तक्षशिला। तो देखिए यहाँ पे ये ना इसका कैपिटल दिया हुआ है। तो दक्षिणापथ का श्रवणगिरी है और अवंतीराज का उज्जैन है, उत्तरापथ का तक्षशिला है। कलिंग का क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है। ठीक है, तो कलिंग आपका गलत है, हमारा करेक्ट आंसर कलिंग हो जाएगा। तो कलिंग का आपका क्या है? तो दांतापुरा है, दांतापुरा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा कलिंग से एक और चीज़ याद रखिएगा, कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध जो है ना ये आपका सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। जब सम्राट अशोक जो थे राजा बने थे उसके 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोगों का मतलब कि मृत शरीर देकर इनका जो हृदय जो है परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो है हथियार को त्याग दिए थे। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद इन्होंने हथियार जो है त्याग दिया था और हृदय परिवर्तन हो गया था? तो ये कलिंग युद्ध था जो कि अभी आधुनिक कहाँ है? उड़ीसा में है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था? सफ़ेद था, नीला था, लाल था और हरा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन रथों की नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्म लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मैक्स मुलर ने, जेम्स प्रिशम ने और मार्टिमर व्हीलर ने। तो देखिए इनका शिलालेख से क्वेश्चन आता है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ना इसके कितने शिलालेख है? तो 14 शिलालेख है। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और इसको सर्वप्रथम किसने उजागर किया था? तो जेम्स प्रिशम ने किया था, 1837 में किया था। ठीक है, कितने में किया था? 1837 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख है
कंधार द्विभाषी शिलालेख, संताई शिलालेख, मास्की शिलालेख और भाब्रू शिलालेख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा संताई शिलालेख हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्ठी में, ग्रीक में, अरमाइक में और ए बी दोनों। तो ये जो है ना, ये आपको खरोष्ठी और ग्रीक लिपि में लिखी गई है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी वृहत और लघुत्तम लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? सांची, इलाहाबाद, सारनाथ और रुमनदेई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची स्तूप का निर्माण कराया था? दशरथ ने, संप्रति ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है मानसेहरा तथा शाहबाजगरी स्थित अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या है? अरमाइक है, ग्रीक है, खरोष्ठी है और ब्राह्मी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, खरोष्ठी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती? महापरिनिब्बाण स्रोत, दीपवंश, महावंश और अशोकावदान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोकावदान हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? पुराण है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैगंथिस का इंडिका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 3, 4, 2, 5। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था। याद रखिएगा कौन कौन किया था और कब कब किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा था? मलिक और सिहप सलार और ए बी दोनों और वली अहद। आंसर हो जाएगा हमारा मलिक और सिपत सलार हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? सुरक्षा की दृष्टि से, गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, लाहौर की जनता की मांग के लिए, उपयोग सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉमन सी बात है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया था? वैवाहिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, उपयोग सभी। आंसर ए हो जाएगा, वैवाहिक, यानी विवाह कर लेते थे, तो इससे जो है एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था और एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने युद्ध शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। क्या चलाया? त्यौहार, सिक्का, लिपि, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने प्रदा त्याग कर धारण किया था? कुंभा और कुल्हा। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि पहली महिला जो है सुल्तान बन के गद्दी पे बैठी थी और ये 4 साल शासन की थी। ठीक है ना, तो ये कुब्बा और कुल्हा जो है धारण की थी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया? अफगानों ने, ख्वारिज्म शासकों ने, मंगलों ने, दक्षिण के शासकों ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगलों ने हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मंगलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1281 ईस्वी में आक्रमण किया था? लाहौर, पंजाब, चंदेरी, उपयुक्त कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, खलीज खां, बहलोल लोदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर था क्या था? मंगोल था, अफगान था, चगताई तुर्क था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबर क्या था? चगताई तुर्क था, आंसर सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? लोधियों के विरुद्ध था या यूसुफजाइयों के या पंजाब के विरुद्ध या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, लोधियों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको याद रखिएगा
जाएगा किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्जु के बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? अरबी में, तुर्की में, फारसी में, उर्दू में। तो ये जो है इसकी रचना तुर्की में हुआ था। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, याद रखिएगा, तुज्जु के बाबरी, इसकी रचना जो है तुर्की भाषा में किया था। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, हर क्लास में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरीके के का एक सीरीज़ चलाएंगे जो कि आपका एसएसटी का जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।